नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ओनिक्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिगार्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको ज्वाइन से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने मैंने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखा है और हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए होंगे हम आपके पास पहले पहुंचा सकें। और वीडियो पे लाइक करें और जितने भी क्वेरीज़ आपके हैं वो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए, तो हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट कौन करता है, ठीक है। तो आपको ये बात बता दें कि इसका रिक्रूटमेंट जो है वो आपका BSPSCL कंपनी ही करती है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ही आपका जो एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट करती है, ठीक है। और BSPSCL जो है एक बिहार सरकार की अनुषंगी कंपनी है। बिहार सरकार की अनुषंगी कंपनी है जो कि बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये कार्य करती है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है सो सारा का सारा BSPCL ही करेगी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि BSPCL जो है वो ये तय करती है कि उसके विभाग में कितनी सीट किस पोस्ट पे कितनी रिक्तियां हैं, वो समान प्रशासन विभाग के पास वो प्रस्तुत करती है। उसके बाद उस पर सरकार का मोहर लगने के बाद फिर वो प्रोसेस का सारा रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस BSPCL ही करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये डाउट है कि एग्ज़ाम तो मेरा TCS लेता है तो BSPCL कैसे कनेक्ट कर दिया। तो देखिए, TCS जो है कि सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे विभागों का वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है TCS। वो TCS पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन से लेकर के DB तक, वो नहीं करवाता है। TCS जो है बस सिर्फ आपका एग्ज़ाम लेता है, वो आपका लड़का को सिलेक्ट करके वो विभाग को दे देता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपका जो रिक्रूटमेंट है वो BSPCL ही करेगी, ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अब दूसरा पॉइंट है कि कैडर, कि इसमें जॉब लगने के बाद हमको कहाँ काम करना पड़ेगा, कैडर क्या होगा। तो जैसा कि कंपनी का नाम से ही क्लियर है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको जॉब करना तो बिहार में ही है। अब वो बिहार में कहाँ हो सकता है ये तय फिर विभाग करेगी कि आपका पोस्टिंग कहाँ होता है। और ये भी हो सकता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए या फिर आपके घर से 100 किलोमीटर दूर भी मिल सकता है। हाँ, ये मान के चलिए कि 100 से 120 किलोमीटर के दायरे में ही आपको जॉब मिलेगा। जैसा कि पिछले वैकेंसी के अनुसार से जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं अपने घर से 100 किलोमीटर का मैक्सिमम दूरी पे सबको मिल जाता है, ठीक है। और गर्ल्स को तो पूरा संभावना है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाएगा। तो आप जान लीजिए कि और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग अगला पॉइंट्स, ठीक है। तो कैडर समझ गए होंगे। कैडर बेसिकली यही है कि आपको क्या काम करना है, तो काम तो आपको बिहार में ही करना है। और अगर सब चीज़ सही रहा तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, या नहीं तो फिर आप 100 किलोमीटर के दायरे में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीकेंड में चाहें तो अपने घर आ जा सकते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो भी आपकी BSPCL ही करेगी, ठीक है। ये चीज़ भी सारा आपका BSPCL ही करता है। लेकिन इसमें कहोगे ट्रांसफ़र कितने साल के बाद होता है, कितने दिन के बाद हमको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि आप 1 साल करेंगे उसके बाद ट्रांसफ़र का लेटर आ जाएगा या फिर नोटिस आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका विभाग है वो कब इस प्रोसेस को लागू करना चाहती है, कब वो अपने एम्प्लॉय को इधर से उधर करना चाहती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो 3 to 5 ईयर्स के बाद हर विभाग में वो ये ट्रांसफ़र की नोटिस आती है कि अपने एम्प्लॉय को इधर से उधर करने का। तो वो डिपेंड करता है इसके विभाग पे कि आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं तो वो विभाग कब वो ट्रांसफ़र नोटिस निकालती है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सैलरी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो सैलरी होता है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि जिस विभाग में हम काम करेंगे उसमें हमको सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम सैलरी पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं। तो आपको इसको नोटिस का हम कटिंग दिखाते हैं, आइए इधर देखते हैं। देखिए, प्रोबेशन पीरियड में जो है सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और ज्वाइनिंग के बाद जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उससे 2 साल तक आपका प्रोबेशन का पीरियड चलेगा, ठीक है।
इफ़ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विसेज शैल बी टर्मिनेटेड। तो वैसे ही टर्मिनेशन तो होता नहीं है, वो एकदम नहीं होता है, समझिए एक तरह से ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखा हुआ है। मतलब इसमें बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि आपका अगर परफॉर्मेंस जो है सो ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जो भी लोग जॉब करेंगे तो वो ट्रेनिंग में बहुत मन लगा कर ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग कुछ इसका हार्ड होता भी नहीं है। आपने जो ITI में अपने ट्रेड में प्रैक्टिकल किया होगा उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसका प्रोबेशन 2 साल का होता है, लेकिन आपको जो सैलरी है वो पहले महीने में मिलेगा 9,200 रुपया, 9,200 रुपया, ठीक है। और दूसरा साल जो होगा प्रोबेशन का, 1 साल ख़त्म करने के बाद जैसे ही दूसरा साल शुरू होगा उसमें से आपको फिर आपका लेवल 4 का सैलरी शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पे पे बैंड आपका जो है 9,200 से 15,500 रुपया मिलेगा पहला साल, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड तो आपको पे स्केल एज पर 7th PRC प्लस अदर अलाउंसेस जो आपका लेवल 4 का बेसिक पे है, जो कि आप जानते होंगे 25,500 से लेके 81,100 होता है बेसिक पे। इसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा, और इसके रिलेटेड जितने भी अलाउंसेस आपको मिलती है वो आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका HRA हो गया, DA हो गया, जो कि DA अभी फ़िलहाल आपको 58% हो गया होगा DA, जो इसके जुलाई से पहले था 53%, ठीक है, जुलाई से पहले, और जुलाई में लागू हो गया प्लस 3% फिर से बढ़ा है, तो आपका कुल मिला के अभी 58% DA हो गया है। जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा 58% का DA, ठीक है। तो आप अगर सैलरी पूरा जोड़ना चाहते हैं, ग्रॉस सैलरी कितना होगा, तो आप अपना बेसिक पे देख लीजिए 25,500 रुपया, प्लस इसमें DA जोड़ दीजिए 58%, 58% DA। उसके बाद आपका HRA हो गया। HRA आपको वेरीज करेगा आपके सिटीज़ पे कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, उसमें भी सिटीज़ भी कैटेगराइज होते हैं XYZ में। तो आपको जहाँ पोस्टिंग होगा उस हिसाब से आपका HRA वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें मेडिकल अलाउंसेस होता है, लगभग 1,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस होगा। फिर आपका इसमें से TA भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो मतलब ये सारे सैलरीज पूरा ऐड करके अलाउंस सारा ऐड करके अप्रोक्स आपका 40,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा, ठीक है। और उसमें पूरे सैलरीज में आपको डिडक्शन भी होते हैं कुछ, जो कि बेसिक पे होता है ना, प्लस डियरनेस अलाउंस, इसका 10% आपका डिडक्शन होता है, ठीक है, जो PF के रूप में आपका जमा होते रहता है। ये बेसिकली ये भी आप ही का है, लेकिन आपको लास्ट में मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम में। तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपका सैलरी कितना हो जा रहा है। एक ठीक ठाक हैंडसम सैलरी माना जाता है इसमें। टेक्निकल पोस्ट में आपके काम के अनुसार से ये बहुत अच्छा सैलरी है, जो आप काम करिएगा उस हिसाब से आपका बहुत अच्छा सैलरी है। बस इतना बात समझिए, ठीक है। तो हम लोग सैलरी पे बात कर लिए। अब हम बात करते हैं प्रमोशन पे कि प्रमोशन इसमें क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसमें कुछ वैसा विशेष प्रमोशन तो नहीं है। आप सबसे पहले ज्वाइन करिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3, उससे आप बनिएगा ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनिएगा, फिर आपका ग्रेड 1 बनिएगा, ठीक है। तो आप मूल रूप से टेक्नीशियन ज्वाइन करिएगा तो टेक्नीशियन ही रहिएगा, लेकिन ग्रेड 3 से आप ग्रेड 1 में जाइएगा। तो आप ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में जाने के लिए आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड प्लस 5 साल का आपका सर्विस, तो आप समझिए 7 ईयर्स फ्रॉम योर ज्वाइनिंग आप ग्रेड 2 में आ जाइएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 2, ठीक है। और फिर आपको ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आने के लिए मतलब मिला जुला करके जो 19-20 हो सकता है, साल 1-2 साल आगे पीछे, आपको 10 साल का सर्विस फिर वहाँ ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आने के लिए लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको टेक्निकल पोस्ट को देखते हुए, टेक्निकल पोस्ट के हिसाब से आपका जो ये प्रमोशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग वर्क पे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। तो देखिए, अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी जो है इसमें 3 पोस्ट होता है। सबसे पहले होता है AO, सबसे बेस्ट पोस्ट जो होता है इसी को माना जाता है, इसको बोलते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद आता है SBO, इसको बोलते हैं स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ठीक है। और इसी के समकक्ष SBO के समकक्ष ही होता है टेक्नीशियन, ये दोनों बराबर का पोस्ट है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं लाइनमैन,
ठीक है। तो हो सकता है ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका चॉइस पूछे, तो सबसे बढ़िया पोस्ट होता है एओ, तो आप लोग एओ ही फर्स्ट प्रेफरेंस में डालिएगा, दूसरे में एसबीओ, फिर लास्ट में आता है लाइनमैन, ठीक है। तो एओ का जो सैलरी होता है ये दोनों से 4 से 5 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा होता है, और आपको काम भी बहुत आसान का है, इसमें बहुत आसान का काम है, आपको कुछ करना नहीं है, बस बैठे ही रहना है, ठीक है। ये जो है एसबीओ और एओ में जो मूल रूप का अंतर है वो ये है कि ये पीएसएस में काम करती है एसबीओ, और ये काम करती है जीएसएस में, ग्रिड सब स्टेशन में, ठीक है। और ये काम करता है पावर सब स्टेशन में। लो 31/11 33 kb का इनपुट आने के बाद उसको 11 kb का आउटपुट ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है लोकल एरियाज़ में, ठीक है। और जीएसएस में जो होता है वो सिर्फ जीएसएस क्या करता है कि जीएसएस जो है जब पीएसएस को सिर्फ 33 kb का सप्लाई देना होता है, तो आपको कुछ करना नहीं है। एओ जो है सो एसबीओ को बस, एसबीओ का जो पावर सब स्टेशन होता है उसमें आपको बस सप्लाई देना, सप्लाई दे करके आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ना पब्लिक से डील करना है, ना कुछ करना है, ना आपको पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी टेक्नीशियन बनते हैं, मतलब टेक्नीशियन का फॉर्म डालते हैं ना, सबका ड्रीम पोस्ट होता है एओ, असिस्टेंट ऑपरेटर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मौज करते रहिए। और सबसे दिक्कत वाली थोड़ी सी इसमें चैलेंजिंग जॉब हो जाता है लाइनमैन का, ठीक है। बेचारे थोड़ा रिस्की जॉब भी करते हैं और ये फील्ड में जॉब करते हैं लाइनमैन। तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या है नहीं है, अब डालते समय प्रेफरेंस मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है, एओ एसबीओ लाइनमैन। और टेक्नीशियन और एसबीओ बराबर का पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और एसबीओ में भी आपको करना क्या है बता देते हैं, एसबीओ को थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। आपको पावर सब स्टेशन में बैठे रहना है, आपको लाइनमैन और एसबीओ जो है मिल के काम करती है। लाइनमैन फील्ड में काम करेगा, कहीं मान लिया तार टूट गया है, कहीं मान लिया यहाँ का तार टूट गया है कुछ कारणवश, तो लाइनमैन वहाँ पे ठीक करने जाएगा, तो वो शटडाउन जो लेगा वो एसबीओ से लेगा। तो काम आपका भी चुनौतीपूर्ण ही है, आपको आपके भरोसे कोई आदमी अपना जान जोखिम में दिए हुए है, तो आपको भी अलर्ट रहना है। जब शटडाउन लेगा तब आपको फ़ोन उठाना है, शटडाउन खुलवाना है तब आपको फ़ोन उठाना है। तो आप ऐसा नहीं है कि जाकर के ऑफिस में सो जाइएगा, ठीक है। हाँ, अगर कहीं कुछ फॉल्ट नहीं है, सारा चीज़ सही चल रहा है तो आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं अगर गड़बड़ी आता है फील्ड में, एरियाज़ में, तो आपको पब्लिक से भी डील करना होगा कभी कभी, और फिर आपके जो कलीग्स होंगे लाइनमैन उनसे तो मिलकर रहना, ये कोऑर्डिनेशन बना के रहना है। तो अब देख लीजिए इस हिसाब से एओ एसबीओ और लाइनमैन, या सारे 3 को पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड हेड में, इस हिसाब से आपको अपना प्रेफरेंस डाल देना है, ठीक है। तो यही सारा चीज़ था, आपको जो मेन टॉपिक आपका था ये रिक्रूटमेंट, कैडर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सैलरी, प्रमोशन और बॉक्स। आप सारा चीज़ उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ गए होंगे। और डीबी के समय आप बढ़िया से डीबी करवाएं और ज्वाइन करें बढ़िया से। और जो आप फर्दर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइनमैन में, अगर लाइनमैन जिनको मिलता है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे का प्रोफेशन में, लेकिन जो एओ है उनको तो कुछ करना नहीं है, आसानी से समझिए कि आपको एक जॉब मिल गया है, आसान वाला जॉब, कुछ करना नहीं है, आप घर में नहीं पढ़ करके आप वहीं ऑफिस में पढ़ सकते हैं। एसबीओ भी है तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से चाहें तो पढ़ सकते हैं। लाइनमैन में थोड़ा सा आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। बस यही था आज की वीडियो में, सारा जानकारी आपको कोशिश किया हूँ सारा चीज़ बताने का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ भी गए होंगे। चलिए ठीक है, जो चैनल पे नए हैं एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और वीडियोस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।